राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होने वाली मदें। फर्स्ट है ब्रोकर्स। ये ब्रोकर्स अपनी सेवा दे रहा है। इस विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की आय, श्वेत उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, भविष्य निधि कोष में लोगों का अंशदान जैसे LIC, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय, गणना वर्ष में उत्पादित किंतु उस वर्ष का न बिका हुआ स्टॉक, गणना वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, लाभांश, पर्यटन, सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना तथ्य 1868 में दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक पॉवर्टी एंड अनबिल्टेज रूल इन इंडिया, राष्ट्रीय आय का एक अनुमानित आकलन किया गया, वैज्ञानिक तरीके से नहीं, कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र को मिलाकर। इसके अतिरिक्त शाह और खम्बत, फिंडले, सिराज, वाडिया एवं जोशी ने भी राष्ट्रीय आय का आकलन किया। यह अनुमान फिर 1931-32 में डॉक्टर VKRV राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय या लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्रीय आय समिति और CSO ने डॉक्टर राव की पद्धति में कुछ संशोधन कर उसे स्वीकार किया। फिर इसमें आएगा हिंदू वृद्धि दर। हिंदू वृद्धि दर का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय अथवा वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है। प्रतिपादन प्रोफेसर राजकिशन 1951 से 1985 के बीच जब औसत संवृद्धि दर निकाला गया तो वह मात्र 35% था। प्रोफेसर कृष्णा का तर्क, समाज में अनेक परिवर्तन आने के बाद भी हिंदू धर्म रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से सर्वाधिक ग्रस्त है, अतः हिंदू धर्म के विकास की धीमी गति को भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी गति से जोड़कर देखा गया। नई हिंदू संवृद्धि दर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 की समाप्ति तक अर्थात 2001-2002 में देश की विकास दर 7% आकी गई। आर्थिक सुधारों के पश्चात जो 30 वर्ष की आर्थिक संवृद्धि दर से दुगनी थी, इसी को नई हिंदू संवृद्धि दर कहा जा सकता है। विश्लेषण पक्ष, भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण इसमें आएगा। फर्स्ट में आएगा भारत में आय के वितरण की सीधी जांच के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं। सभी अध्ययनों में आयकर संबंधी आंकड़ों के अतिरिक्त पारिवारिक संरक्षण द्वारा उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1950-70 के दशक में आय का वितरण सबसे संपन्न 10% परिवारों का राष्ट्रीय आय में हिस्सा लगभग 35% था। सबसे नीचे के 20% परिवारों का राष्ट्रीय आय में हिस्सा 8 से 9% था। इस समय व्यक्तिगत आय में असमानता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक थी। फिर वर्ष 1970-91 के दौरान आय का वितरण आर्थिक सुधारों से पहले सबसे निर्धन 20% लोगों का कुल व्यक्तिगत आय में हिस्सा लगभग 7.5% तथा जबकि संपन्न 20% लोगों का हिस्सा लगभग 47% था। इन दोनों समय अवधियों में गरीब और ज़्यादा गरीब होता गया तथा अमीरों की आय में वृद्धि होती गई। आय के ऊपरी हिस्से में केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा था। वर्ष 1991 के बाद आय का वितरण आर्थिक सुधार के बाद 1980 के दशक की तुलना में आर्थिक सुधारों की अवधि में संवृद्धि दर थोड़ी ऊंची रही और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हुई, लेकिन इससे ना तो गरीबी की व्यापकता में कमी हुई ना ही आय की असमानता में कमी आई। चूँकि आय में असमानता है, व्यय में असमानताओं की तुलना में समानता अधिक होती है।
फिर इसमें आएगा फर्स्ट पर्सन इनकम 2 लाख और वह 20,000। सेकंड पर्सन इसमें इनकम 20,000 और वह है 15,000। सबसे निर्धन 10 से 20% लोगों की बचत नाम मात्र होती है, नई आर्थिक क्रिया में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। सबसे धनी व्यक्तियों की बचत ज़्यादा होती है, आर्थिक क्रियाओं में इन्वेस्टमेंट और अमीर होते जाते हैं। पूंजी के निर्माण, निम्न स्तरीय कार्य क्षमता और ये साहस की कमी के लिए आय तथा संपत्ति के वितरण की विषमता भी काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी है। आय वितरण में असमानता संबंधी प्रारूप। व्यक्तिगत असमानताएं 2 व्यक्तियों के मध्य। फर्स्ट है आय असमानता, टोटल एम्बिनिंग। फिर इसमें किसान मजदूर के मध्य से वो ग्रामीण शहरी असमानताएं, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के मध्य उपभोग व्यय में ज़्यादा अंतर। पारदर्शिक असमानताएं, आय वितरण में असमानताएं दिल्ली एंड बिहार में। भारत में आय असमानता कारण भूमि के स्वामित्व में असमानता, व्यावसायिक प्रशिक्षण में असमानता, शिक्षा में असमानता, बढ़ती हुई बेरोजगारी। फिर स्फीति और कीमत वृद्धि, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की साख नीति, अमीरों को जल्दी लोन, निजी निवेश में शहरी पूर्वाग्रह, शहरों में बुनियादी सुविधा ज़्यादा, सरकार की भूमिका, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की सीमाएं हैं। फिर वस्तु विनिमय, वर्तमान में भी कहीं वस्तु विनिमय होता है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। एक अनुमानित आय वास्तविक आय नहीं निकाली जाती, इसमें परिवर्तन होता है। असंगठित क्षेत्रों का लेखन नहीं बना पाते। काला धन राष्ट्रीय आय में कोई महत्व या जगह नहीं। विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव। फिर इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय आय आकलन का आधार में आएगा आधार वर्ष, वर्तमान मूल्य, वस्तु पे अंकित MRP। आधार मूल्य, आधार वर्ष में वस्तु का मूल्य सरकार द्वारा एक आधार वर्ष निश्चित किया जाता है, जिससे किसी वस्तु के मूल्य वृद्धि या गिरावट का आकलन किया जाता है एक निश्चित समय अवधि में। वर्तमान मूल्य तथा आधार मूल्य की तुलना द्वारा मुद्रास्फीति या मंदी का आकलन। फिर ईयर, इसमें आएगा ईयर आ जाएगा, गेहूँ आ जाएगा, चावल और दाल। 2010 में 10, 15, 20, 2011 में 11, 15, 21, 2012 में 10.5, 16, 20, 13 में आएगा 12, 14, फिर 22, फिर इसमें आएगा 14 में 15, 18, 21। सरकार द्वारा किसी एक वर्ष को आधार वर्ष के रूप में निश्चित किया जाता है, जैसे 2010 आधार वर्ष। 2014 के लिए मुद्रास्फीति या मंदी की माप इसी आधार से तुलना कर निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की 7 श्रृंखलाएँ आरंभ की जा चुकी है। यह 1960-61, 1970-71, 1980-81, 1993-94, 1999, 2000, 2004, 2005, 2011-12, 31 जनवरी 2015 को दिसंबर किया गया और डिक्लेयर किया गया। फिर भारत आधार वर्षों के अंतराल निश्चित नहीं होते, यह 10 साल के पार्टनर नहीं। फिर आरंभ में राष्ट्रीय आय का अनुमान 1948-1949 के आधार पर वर्ष व्यक्तिगत किया जाता है। आधार वर्ष में चेंज क्यों यह समय समय पर भिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विस्तार होता है। नए क्षेत्र अस्तित्व में आते हैं, जिनसे उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय आय में शामिल करने के लिए आधार वर्ष को चेंज किया जाता है।
फिर है उपभोक्ता श्रृंखला, ये है होते हैं। फिर है 13 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आय तथा उत्पाद विधि को प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन के संदर्भ में 6 क्षेत्र तथा 14 उप क्षेत्र हैं। 14 उप क्षेत्र हैं, 6 प्रमुख क्षेत्र एवं उनका विभाजन इसमें प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कृषि, वानिज्य, लट्ठा, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन। फिर द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति, निर्माण। तृतीय क्षेत्र परिवहन एवं संचार, भंडारण। फिर है व्यापार, होटल एवं रेस्तरां। फिर वित्त एवं वास्तविक संपदा, बैंकिंग एवं सीमा, भवनों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं। फिर इसमें आएगा सामुदायिक एवं सार्वजनिक प्रशासन व सुरक्षा तथा अन्य सेवाएं। विदेशी क्षेत्र इसमें आएगा राष्ट्रीय आय का महत्व। इसमें आएगा अर्थव्यवस्था की स्थिति को स्पष्ट जानकारी मिलती है। नीति निर्माताओं को सटीक एवं व्यवस्थित योजना बनाने में मदद मिलती है। अर्थव्यवस्था संतुलन स्थापित करने व विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता का निर्माण किया जा सकता है। लक्ष्य निर्धारण का अनुमान लगाया जा सकता है। सरकार के राजस्व प्राप्ति व व्यय का खाका बनाया जा सकता है। फिर बेसिक, यह टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू NI। फिर व्यक्ति आय हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय को ही आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए स्वीकार किया जाता है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय रियल पर कैपिटा इनकम, इसमें आएगा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय के आकलन के पश्चात जब देश की कुल जनसंख्या को विभाजित करते हैं तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। व्यक्तिगत आय बराबर होता है, व्यक्तिगत आय ये होता है घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त आय को ही व्यक्तिगत आय कहते हैं। यह देशवासियों द्वारा वास्तव में प्राप्त आय है। व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस निगम कर माइनस निगमों द्वारा अवितरित लाभांश माइनस सामाजिक सुरक्षा के लिए भुगतान प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान। फिर प्लस सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज। निजी आय में बराबर होता है सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई कुल आय को निजी क्षेत्र का निजी आय कहते हैं। इसमें निजी निगम क्षेत्र एवं घरेलू क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं। निजी आय बराबर होता है निजी क्षेत्र को अपने स्रोत से प्राप्त आय प्लस घरेलू सरकार से प्राप्त सहायक भुगतान व शेष विश्व से प्राप्त सहायता। फिर इसमें आएगा वास्तविक राष्ट्रीय आय में आएगा किसी देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। इसे आर्थिक वृद्धि के सूचक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर है वह योग्य व्यक्तिगत आय बराबर होता है व्यक्तिगत आय का वह भाग जिसे लोग अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब खर्च कर सकते हैं। सभी प्रकार के प्रत्यक्ष चुकाने के बाद जो आय बचती है उसे लोग अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हैं या बचत कर सकते हैं। DPI उपभोग प्लस बचत, यह व्यक्तिगत आय बराबर होता है प्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। हरित GDP, यह आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना जैसे जंगल काटना, प्रदूषण आदि इत्यादि पर्यावरणीय परिणामों के साथ आर्थिक विकास सूचकांक तैयार करना। यह सूचकांक बताता है कि आर्थिक विकास के लिए किसी देश ने अपनी जैव विविधता को कितना नुकसान पहुंचाया है। हरित GDP की गणना GDP में से शुद्ध प्राकृतिक पूंजी की खपत के जिसमें संसाधनों में आय कमी, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय
संरक्षणात्मक पहल शामिल होती है। मौद्रिक मूल्यों को घटाकर की जाती है। हरित सूचकांक 1995 में विश्व बैंक द्वारा देश की संपत्ति के आकलन का नया सूचकांक। इसमें तीन अंगों उत्पादित संपत्ति, प्राकृतिक संपदा और मानव संसाधन के आधार पर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। ठीक है। सकल पर्यावरण उत्पाद, इसमें आ जाएगा पर्यावरणीय परिणामों के साथ आर्थिक विकास सूचकांक तैयार करना। यह बताता है कि आर्थिक विकास के लिए किसी देश ने अपनी जैव विविधता को कितना नुकसान पहुंचाया तथा उससे पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ा। हरित राष्ट्रीय आय बराबर होता है पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मौद्रिक मूल्य का घटाना। इसकी गणना में वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध उत्पादन के योग में से उत्पादन की प्रक्रिया में देश के पर्यावरण और परिस्थिति को जो नुकसान पहुंचता है उसके मौद्रिक मूल्य को कम कर दिया जाता है। हरित जीएनपी में आएगा 1995 से शुरू अभी तक 192 देशों को शामिल किया गया है। किसी भी उत्पादन कार्य में होने वाले पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के मौद्रिक मूल्य का अनुमान लगाना। एक दी हुई समय अवधि में प्रतीत व्यक्तिगत उत्पादन की वह मात्रा अधिकतम संभावित है जो देश की प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त की जा सकती है। यह जीएनपी कुल वृद्धि माइनस प्राकृतिक पर्यावरणीय ह्रास। यह सकल मूल्य वर्धित, ये वर्तमान में जीडीपी एट मार्केट प्राइस में निकाली जाती है, पहले फैक्टर कॉस्ट में निकाली जाती है। जीडीपी ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसमें आएगा फैक्ट्री कॉस्ट बराबर होता है मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपये, इसके उत्पादन में किराया फिर लेबर मजदूरी ब्याज लाभ 1000 रुपये में ये सब शामिल हैं। सरकार ने इसमें सब्सिडी दी, इसे गवर्नमेंट से एडिट करेंगे। मार्केट तक पहुँचते इसकी कीमत 1200 रुपये 200 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स। ये एमपी बराबर एफसी माइनस सब्सिडी प्लस यह है इनडायरेक्ट टैक्स। फिर एफसी बराबर एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। फिर इसमें आ जाएगा ये ग्रॉस वैल्यू एडिड, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में जो मूल्य वर्धन हो रहा है। जीडीपी में वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को अंतिम मौद्रिक मूल्य। जीवीए वस्तु एवं सेवाओं के विभिन्न स्तरों पर मूल्य वर्धन वैल्यू एडिक्शन का योग। यह पूरे अर्थव्यवस्था की एक तस्वीर देता है। यह विभिन्न घटकों जैसे उद्यमों, सरकारों, परिवारों की आर्थिक स्थिति की तस्वीर देता है। जीडीपी एफसी बराबर जीवीए बराबर है कुल आउटपुट का मूल्य मात्रा गुना मूल्य माइनस मध्यवर्ती खपत। फिर इसमें आएगा जीवीए एफसी प्लस प्रॉपर्टी टैक्स प्लस यह स्टैम्प ड्यूटी प्लस जीडीपी एफसी। ठीक है, ये आ जाएगा जीडीपी एमपी जीवीए प्लस प्रोडक्ट टैक्स प्लस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। फिर है प्रोडक्ट टैक्स पर यूनिट के हिसाब से टैक्स। गवर्नमेंट ने जीएबी एमपी को इसलिए चुना ताकि जीडीपी में एक एक्यूरेसी आ सके। फिर इसमें आएगा प्रोडक्शन टैक्स, एक ही बार टैक्स देना। फिर है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। इसमें आएगा रोड मैप, समृद्धि विकास, आर्थिक समृद्धि, ये अंतर है। ठीक है। फिर आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास दर, ये भी अंतर है। फिर इसमें आर्थिक विकास के कारक, आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक।
फिर हैं ये जैसे HDI आदि है ना ग्लोबल। फिर प्रगति आम लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव को अर्थव्यवस्था में प्रगति कहते हैं। इसके संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों पक्ष होते हैं। समृद्धि अर्थव्यवस्था में होने वाली मात्रात्मक प्रगति को दर्शाने के लिए समृद्धि का प्रयोग किया जाता है। यह हमेशा तुलनात्मक रूप से ही प्रयुक्त होती है। किसी देश की आय, सड़क की लंबी इस्पात का उत्पादन मात्रा का पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ना समृद्धि को माप तोल की परंपरागत प्रणालियों द्वारा मापा जा सकता है। यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है। विकास में आएगा मात्रा के साथ साथ गुणात्मक बदलाव का भी बोध होता है। जहाँ किसी देश के सकल उत्पादन आय का बढ़ना समृद्धि दर्शाता है, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सुरक्षा आदि की बेहतरी उसकी घोतक है। आर्थिक समृद्धि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अथवा शुद्ध भौतिक उत्पादन में वृद्धि। 70 के दशक में आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था, लेकिन अब इसमें अंतर किया जाता है। वर्तमान समय में आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। वास्तव में आर्थिक समृद्धि से आज से GDP और GNP एक प्रति व्यक्ति आय में निरंतर होने वाली वृद्धि से है। अर्थात आर्थिक समृद्धि से आशय उत्पादन वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि में यह आय उत्पादन में सतत वृद्धि हो रही है अथवा नहीं। इससे यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्रोतों में मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। आर्थिक विकास फिर इसमें UNDP विकास मानवीय परिवर्तन का परिणाम है। आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती रहती है। आर्थिक विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। अर्थात इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों चरों को शामिल किया जाता है। मात्रात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि आर्थिक विकास में कृषि की अपेक्षा उद्योग, सेवाओं, बैंकिंग, विनिर्माण आदि क्षेत्रों का सकल राष्ट्रीय आय में हिस्सा अधिक होता है। आर्थिक विकास के असर जाहिर करने के निम्न घटक हैं। स्तर, फिर पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और विस्तार, अस्पताल, दवाइयाँ, सुरक्षित पेयजल, टीकाकरण, साफ सफाई। शिक्षा का स्तर, दूसरे मानक जिन पर जीवन की गुणवत्ता निर्भर करती है। यह विकास एनालिसिस विकास की परिभाषा में यह शर्त जुड़ी है कि गरीबों की संख्या व आय की असमानता भी न बढ़े, क्योंकि पिछले कुछ समय में अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तो हुई है, परंतु इसके साथ साथ आय में असमानता व गरीबी की संख्या भी बढ़ी है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया। अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को आधिकारिकता व क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया। आर्थिक विकास फिर आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास में आएगा गुणात्मक प्लस मात्रात्मक संकल्पना, दीर्घकालिक प्रक्रिया, उचित नियंत्रण, निर्देशन, मार्गदर्शन से उत्पन्न हुई सृजनात्मकता शक्तियों का परिणाम। आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन भी होता रहता है। फिर इसमें आर्थिक समृद्धि में आएगा सिर्फ मात्रात्मक संकल्पना, यह अल्पकालिक प्रक्रिया नियमित घटनाओं का परिणाम है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन फिर इसमें आएगा पहले से हो चुका होता है, इसलिए
आर्थिक समृद्धि में केवल उत्पादन वृद्धि होती है। फिर इसमें नई शक्ति के उदय के कारण अर्थव्यवस्था में संतुलन भंग होता है रहता है। फिर फलतः अर्थव्यवस्था में नवीनता का सृजन, यह आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया का एक स्थिर प्रक्रिया है, नवीनता का सृजन नहीं। फिर आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 3 हैं। आर्थिक कारक, गैर आर्थिक कारक, प्राकृतिक कारक। देश में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन विकास की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। फिर इसमें आएगा आर्थिक क्रियाएं में आएगा अर्थव्यवस्था में आर्थिक लाभ से किया गया उत्पादन या क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं सामाजिक या धार्मिक उद्देश्य से की गई क्रियाएं। आर्थिक कारक, गैर आर्थिक कारक। फिर इसमें आर्थिक कारक में आएगा वित्तीय स्थिरता, बैंकों की स्थिति, श्रम शक्ति एवं जनसंख्या। भारत में 40% जनसंख्या श्रम कार्य में लगी है। ये 15 से 59 वर्ष की आयु। आधारभूत संरचना, बिजली, पानी, सड़क आदि। विकासात्मक नियोजन योजनाएं। आर्थिक प्रणाली, देश की आर्थिक प्रणाली जैसे यह कृषि विक्रय अधिशेष, पूंजी उत्पादन अनुपात, निवेशित पूंजी की तुलना में उत्पादन, विदेशी व्यापार। इसमें आ जाएगा इसमें मानव संसाधन गैर आर्थिक कारक, मानव संसाधन राजनीतिक स्वतंत्रता, तकनीकी ज्ञान, न्यायपूर्ण विकास की आकांक्षा, ये गैर आर्थिक कारक में आएगा। ये सामाजिक फिर संगठन, न्यायपालिका, पुलिस आदि। फिर एनालिसिस, कोई भी देश पूंजी निर्माण के बिना अपना समुचित आर्थिक विकास नहीं कर सकता। पूंजी निर्माण, बचत करना एवं उस बचत को उद्योगों में विनियोजित करना। यदि पूंजी निर्माण की गति धीमी होती है तो वहाँ के आर्थिक विकास की गति भी धीमी होती है। पूंजी निर्माण से बचत व निवेश के द्वारा पूंजी स्टॉक में वृद्धि होगी। आर्थिक विकास दर, इसमें आ जाएगा यह एक व्यापक संकल्पना है। इसका संबंध राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक वृद्धि के अलावा अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन से है। आर्थिक समृद्धि दर, यह एक संकुचित संकल्पना है। इसका संबंध राष्ट्रीय आय एवं ये क्षति व्यक्ति में वृद्धि दर से जुड़ा है। आर्थिक विकास दर में आएगा और आर्थिक समृद्धि दर, आर्थिक विकास में आएगा व्यापक संकल्पना राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक वृद्धि प्लस संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन, जीडीपी में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। फिर इसमें आएगा आर्थिक विकास दर बराबर गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के जीडीपी में परिवर्तन, वृद्धि या कमी बटे गत वर्ष का जीडीपी गुना 100। फिर इसमें आएगा ये आर्थिक समृद्धि दर, इसमें आ जाएगा संकुचित संकल्पना राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्लस प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। इसे राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि दर बराबर गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के एनएनपी में परिवर्तन, वृद्धि या कमी बटे गत वर्ष का एनएनपी गुना 100। फिर आ जाएगा मानव विकास सूचकांक। फिर आ जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, मानव विकास रिपोर्ट। महबूब उल हक, AK सेन, सिंगर हंस। HDI में 3 घटकों को शामिल किया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। फिर HDI का अधिकतम मूल्य 1 और न्यूनतम मूल्य 0 है और यह है गोल पोस्ट। मानव विकास क्यों है? मानव विकास एक उद्देश्य जबकि आर्थिक समृद्धि साधन है। आर्थिक विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का
प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य स्त्रियों, पुरुषों एवं बच्चों की वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को लक्ष्य के रूप में देखना, मानव की स्थितियों में सुधार करना और लोगों के विकल्पों में विस्तार करना। मानव विकास ऊंची उत्पादकता का साधन है जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कुशल और सतर्क श्रमशक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक परिसंपत्ति है। मानव विकास से गरीबी में कमी से एक स्वस्थ समाज के गठन, लोकतंत्र के निर्माण और सामाजिक स्थिरता में सहायता मिलती है। मानव विकास से सामाजिक उपद्रवों में कम करने में सहायता मिलती है और इससे राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है। इसमें आ जाएगा मानव विकास सूचकांक के 3 घटक आयाम हैं। 3 आयाम: स्वास्थ्य, जन्म के समय आय प्रत्याशा, शिक्षा औसत वर्ष, संभावित वर्ष, जीवन निर्वाह स्तर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। यह बोरो एंड ली पद्धति पर आधारित है। इसमें आ जाएगा आय में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह संकेतक, जीवन प्रत्याशा वर्ष के, औसत वर्ष के, संभावित वर्ष, प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम 20,00, अधिकतम 85, 18, 15। फिर आ जाएगा जीवन निर्वाह में आएगा, स्तर में आएगा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $100, 75,000। फिर HDI, यह HDI इज द इसमें ज्यामितिक। फिर अर्थमेटिक मीन, इसमें आ जाएगा माना 3 व्यक्तियों की सैलरी, ए की है 1,000, बी के 6,000, सी के 11,000 और इट्स एवरेज जोड़ देंगे, फिर से कर देंगे डिवाइड 3 से तो 6,000 आ जाएगी। फिर इन तीनों व्यक्तियों की एवरेज सैलरी 6,000 रुपये, किंतु यदि हम एनालिसिस करें तो हम यह पाते हैं कि पहले व्यक्ति की सैलरी इस एवरेज सैलरी से कम है तथा तीसरे व्यक्ति की सैलरी से ज़्यादा है। अर्थात अर्थमेटिक मीन से हमें प्रत्येक व्यक्ति की असली स्थिति का पता नहीं चलता है, एक्चुअल कंडीशन का पता नहीं लगता। इसी वजह से HDI में अर्थमेटिक मीन नहीं निकाला जाता। यह है ज्योमेट्रिक मीन। HDI 3 है 100 में। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस एजुकेशन गुना GNI। HDR में 2010 में शामिल किए गए सूचकांक HDI, ये असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। फिर इसमें आ जाएगा GII, इसमें आ जाएगा GI लिंग असमानता सूचकांक। MPI, ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। लिंग असमानता सूचकांक, इसमें आ जाएगा 1995 में HDI के अंतर्गत ही सूचकांक निकाले जाते थे। फिर लिंगिक विकास सूचकांक GDPI, फिर लिंग के कारण विषमता के ध्यान में रखता है, जहां HDI औसत उपलब्धि में समायोजित करता है। GDI औसत उपलब्धि को इस प्रकार समायोजित करता है जिससे यह पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच विषमता को प्रदर्शित कर सके। फिर लैंगिक सशक्तिकरण माप GEM, राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं को प्राप्त सांसद सीट के आधार पर, आर्थिक भागीदारी के आधार पर, आर्थिक संसाधनों पर अधिकार, आय अंतराल के आधार पर बल देता है। GDI GEM की कमियां, दोनों माप निरपेक्ष तथा सापेक्षिक उपलब्धियों को एक साथ मिला देते हैं। फिर निरपेक्ष में आएगा, इसमें एक बेस लाइन फिक्स कर दी जाती है, पॉवर्टी लाइन। ये है बिलो पॉवर्टी लाइन, ये अबाव पॉवर्टी लाइन। फिर सापेक्ष, मैक्सिमम तथा मिनिमम के बीच तुलना, सबसे अमीर तथा गरीब के मध्य तुलना। GDI तथा GEM से आंकड़ों का एक दूसरे पर आरोपण होता था, अर्थात किसी देश में लिंगिक समानता होते हुए भी यदि उसकी निरपेक्ष आय कम तो उसका HDI भी कम होता था। फिर GEM के लगभग सभी संकेतक शहरी, उच्च
आय वर्गीय तथा विकसित देशों के पक्ष में। फिर इसमें आ जाएगा, इसमें है GII 2010 में प्रतिपादन 2 समूह महिला पुरुष आधार 0-1, 0 बराबर किसी प्रकार की असमानता का ना होना, फिर 1 बराबर पूर्ण विषमता। GII की गणना के लिए 3 आयामों को लिया जाता है। सम बाजार, जिसमें सांकेतिक के रूप में सम शक्ति की भागीदारी को लिया जाता है। सशक्तिकरण, शैक्षणिक उपलब्धि 10वीं स्तर के बाद, संसद में भागीदारी, पुनर्उत्पादन, स्वास्थ्य, किशोर प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर। फिर इसमें आएगा बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक में आएगा 2010 में UNDP प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, यह यूटिलिटी फिर दोबारा विकसित किया गया। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह आय को ना लेकर बहुआयामी दृष्टिकोण लेता है। खराब स्वास्थ्य एवं कुपोषण, अल्प शिक्षा तथा कौशल, अपर्याप्त जीवन निर्वाह। फिर इसमें आएगा खराब आवासीय व्यवस्था, सामाजिक अपवर्जन के रूप में लेता है। MPI-HDR 1997 से प्रकाशित ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को प्रतिस्थापित करता है। HPI स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रहन सहन के स्तर के समग्र वचनों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय औसत को लेता था। MPI विशिष्ट व्यक्तियों, परिवार तथा लोगों के समूहों की वंचित इकाई के रूप में पहचान नहीं करता था। फिर इसमें है MPI उन्हीं 3 आयामों को लेता है जो HDI में लिए जाते थे। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह का स्तर। फिर MPI स्वास्थ्य 33.3, शिक्षा 33.3, फिर जीवन निर्वाह में आएगा स्तर 33.3, ये स्वास्थ्य में आएगा शिशु मृत्यु, फिर कुपोषण, फिर शिक्षा में नामांकित शिशु, फिर वर्ष, फिर स्कूलिंग वर्ष, फिर जीवन निर्वाह का स्तर है खाना बनाने का ईंधन, फ्लोर, विद्युत, जल के बाद आएगा टॉयलेट संपत्ति। MPI में गणना के लिए परिवार को एक इकाई के रूप में लिया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को नहीं। प्रतिशत अभाव में गरीब हैं, फिर नीचे गरीब। फिर इसमें असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, यह HDI। फिर HDI में केवल औसत को प्रदर्शित करते हैं, किसी देश के भीतर विकास में पाई जाने वाली विषमताओं को ध्यान में नहीं रखता। फिर HDI न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आय के द्वारा मापित औसत मानव को ध्यान में रखता है, बल्कि वे किस प्रकार वितरित हुई हैं यह भी ध्यान में रखता है। यह HDI के प्रत्येक आयामों में विषमता को प्रदर्शित करता है। यह है UN ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017, इंडिया रूल, यह 133 आउट ऑफ 89 HDI वैल्यू बराबर 0.640, फर्स्ट पोजीशन ये नॉर्वे। फिर ब्रिक्स कंट्री बराबर है जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स, ठीक है, ये सारणी है। फिर है ये इसमें सारणी। फिर निर्धनता एवं बेरोजगारी, ये रोड मैप। निर्धनता की अवधारणा इसमें है संकुचित विस्तृत है। निर्धनता की श्रेणियाँ, निर्धनता की मापन विधियाँ, निर्धनता आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंड विश्लेषण। बेरोजगारी में आएगी, बेरोजगारी की अवधारणा, भारत में बेरोजगारी का अनुमान, बेरोजगारी का सर्वेक्षण, अर्जुन सेनगुप्ता समिति, महत्वपूर्ण सूचकांक, बेरोजगारी दूर करने के कार्यक्रम एवं योजनाएं, मनरेगा सेकंड। निर्धनता में आएगा, निर्धनता के अर्थ में आएगा गरीबी, आधारभूत आवश्यकताओं की कमी, संकुचित क्षेत्र, रोटी कपड़ा मकान की कमी, विस्तृत क्षेत्र, कुपोषण से ग्रस्त, शिक्षा प्राप्त न कर पाना, फिर बीमारियों का इलाज न कर पाना,
शोषण, नौकरी की कमी, फिर इसमें आएगा अपने अधिकारों के लिए लड़ ना पाना आदि। विश्लेषण में आएगा निर्धनता अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर पर निर्भर करती है। यही कारण है कि विभिन्न समाजों में यह अलग अलग है। जैसे यूएसए तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में निर्धनता की धारणा भारत से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि यहाँ का साधारण व्यक्ति भी भारत से अधिक ऊंचे जीवन स्तर पर रह रहा है। निर्धनता की स्थिति बेरोजगारी द्वारा अधिक विकट हो जाती है। निर्धनता बराबर बेरोजगारी। फिर निर्धनता व्यक्तियों की 3 श्रेणियां हैं। चिरकालिक निर्धन, फिर अल्पकालिक निर्धन में आएगा मौसमी निर्धन, फिर है कमी निर्धन नहीं, फिर है चिरकालिक निर्धन। इसमें है सामान्यतः निर्धनता रेखा से नीचे होते हैं, जैसे भूमिहीन, मजदूर आदि। अल्पकालिक निर्धन, मौसमी निर्धन, ये निर्धन और गैर निर्धन वर्ग के बीच में आते जाते रहते हैं, जैसे छोटे किसान और मौसमी मजदूर आदि। फिर इसमें आ जाएगा अल्पकालिक निर्धन में आएगा, ये सामान्यतः निर्धन नहीं होते, किंतु कभी कभी दुर्भाग्यवश निर्धनता रेखा से नीचे आ जाते हैं, जैसे छोटे व्यवसायी। कमी निर्धन नहीं, ये वे व्यक्ति होते हैं जिनकी आय निर्धनता रेखा से बहुत अधिक होती है, जैसे बड़े व्यवसायी। फिर इसमें आएगा निर्धनता के मापन की 2 विधियां हैं। पहला निरपेक्ष विधि, सापेक्ष विधि। निरपेक्ष विधि में इसके अंतर्गत एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय किया जाता है कि कितने लोग इस मापदंड से नीचे आते हैं और उन्हें हम निर्धन मान सकते हैं। फिर आएगा निर्धनता रेखा में न्यूनतम उपभोग स्तर बताया जाता है। वे सभी व्यक्ति जो न्यूनतम उपभोग स्तर तक नहीं पहुंच पाते वे निर्धन होते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी मापने का यह तरीका अधिक उपयुक्त है। फिर इसमें आएगा सापेक्ष विधि में आएगा। इसमें उच्च आय वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के बीच तुलना की जाती है तथा यह देखा जाता है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। इसमें प्राय गिनी गुणांक तथा लोरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। यह विधि विकसित देशों में गरीबी मापने के लिए अधिक उपयुक्त है। फिर है भारत में निर्धनता कुछ तथ्य। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता के मापन के लिए 1870 में जीवन के निर्भर लागत सिद्धांत का प्रयोग किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में गरीबी का अध्ययन सर्वप्रथम B.M. मिनहास ने किया था। योजना आयोग के अनुसार निर्धनता ग्रामीण क्षेत्र में आएगी 2400 कैलोरी प्रतिदिन। फिर शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन। जो व्यक्ति इतनी कैलोरी प्राप्त न कर सके उसे गरीबी रेखा से नीचे माना गया। निर्धनता रेखा का अर्थ है योजना आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा हासिल कर पाने में अक्षम व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया। फिर भारत में निर्धनता आकलन के मापदंड। 1960 का दशक भारत में पहली बार गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रयास योजना आयोग द्वारा 1962 में किया गया।